फिर से स्वागत करता हूँ टेक्सपीडिया ऑनलाइन में। दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने शेड्यूल्स देखे थे वो हमारे शेड्यूल्स ई तक के हो गए थे, सारे के सारे 1040 रिटर्न्स के। आज हम बात करेंगे शेड्यूल एफ में कि शेड्यूल एफ क्या होता है, कौन कौन से इनकम हमें इंक्लूड करनी होती है और ये किस तरीके से फाइल होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर हमारी वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से 1040 रिटर्न्स में फाइल होता है, कितने शेड्यूल्स होते हैं। ये उसी सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, क्योंकि ये शेड्यूल एफ है, ये हमारा आखिरी शेड्यूल रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल एफ में कि किस तरीके से फॉर्म रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे ये फॉर्म दिख रहा होगा, शेड्यूल एफ। दोस्तों, शेड्यूल एफ जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम फार्मिंग, ये हमारी जो फार्मिंग से इनकम होती है, एग्रीकल्चर से इनकम होती है, वो वाली इनकम हमारे आती है शेड्यूल एफ में। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होगा, शेड्यूल एफ फॉर फार्मिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही आपको अगर आता है शेड्यूल एफ में कौन सी इनकम आती है, तो आप वहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं कि एफ फॉर फार्मिंग। तो जो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो हमारी शेड्यूल एफ में आएगी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल एफ है इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपको फॉर्म दिख रहा होगा। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके सारे पार्ट्स क्लियर करेंगे कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट लाइन होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ प्रॉपराइटर आता है, देन उसका एसएसएन नंबर आएगा। यहाँ पे आता है प्रिंसिपल कॉर्प एंड एक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो काम है, कहना चाहिए फार्मिंग, जैसे अलग अलग तरह के कोड होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि किस सेगमेंट का यहाँ पे हम डालेंगे, एक्टिविटी का पर्टिकुलर क्या है। जैसे आप एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आप फिशिंग करते हो, या फिर आप कोई सीड्स करते हैं, सीड्स का अगर है, या कोई गेहूँ चावल, ये सारी चीज़ें, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ आ रही है प्रिंसिपल कॉर्प, क्या होता है कि आपकी जो मेन कॉर्प है वो कौन सी है। ओके, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। मैं आपको यहाँ पे कोड बता देता हूँ। जैसे कि शेड्यूल 4 में है ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के कोड्स लिखे हुए हैं। तो वेजिटेबल एंड मेलन फार्मिंग है तो ये 111210 है, ये फॉर्म है। अगर एनिमल प्रोडक्शन करते हैं आप, कैटल फीड लॉट्स हैं, या बीफ कैटल रैंचिंग एंड फार्मिंग है, तो यहाँ पे 112111 है। तो इस तरीके से जो भी आपकी कैटेगरी में आता है वो हमें यहाँ पे कोड डालना होगा सबसे ऊपर, और नाम लिखना होगा क्या है। ओके, जैसे पोल्ट्री एंड एग प्रोडक्शन है, आप मुर्गे और अंडे वाला अगर रहता है तो वहाँ पे आपको 112300 यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये सारे के सारे नीचे पार्ट 4 में कोड दिए हैं, वो हम यहाँ पे प्रिंसिपल उसमें करके पार्ट एंटर कोड फ्रॉम पार्ट 4, यहाँ पे कोड एंटर करना होगा। इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग मेथड। तो जो भी हम बिजनेस में अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे टिक करना होगा, कैश और एक्रूअल। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे कैश और एक्रूअल बेस करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। देखिए, जैसे पार्ट 1 जो हमारा वो है कैश मेथड का। ओके, जो पार्ट 2 है वो है कैश एंड एक्रूअल बेसिस, एंड जो पार्ट 3 है वो है एक्रूड मेथड बेसिस। ओके, तो अगर आप कैश बेसिस कर रहे हैं तो आपको पार्ट 1 भरना है, और अगर एक्रूअल बेस कर रहे हैं तो आपको पार्ट 3 भरना है, पार्ट 1 नहीं भरेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे, अब हमारा हो गया कि अगर हम कैश बेसिस, मोस्टली कैश बेसिस करते हैं। ओके, यहाँ पे EFG ये वाले मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बाकी फॉर्म्स में भी ये वाली इन्फॉर्मेशन आती है। Did you materially participated in the operation of the business during 2021? If no, see instruction for limited or passive losses। तो जो भी आपको बिलोंग करता है, यस नो, वहाँ पे टिक करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ओके, डिड यू मेक एनी पेमेंट्स इन 2021 दैट वुड रिक्वायर्ड यू टू फाइल 1099? अगर आपने कोई पेमेंट किया है, जैसे हमारे 1099 MIS होते हैं, तो अगर मान लो आपने कोई सर्विस ली है और उसका आपको पेमेंट किया है और वहाँ पे आपको 1099 इशू करना पड़ रहा है, तो ये उससे रिलेटेड है। अगर है तो यस करेंगे, और उसी से रिलेटेड पॉइंट आ जाता है जी नंबर में। इफ़ यस, अगर आप यस करते हैं, डिड यू और विल यू फाइल रिक्वायर्ड फॉर्म 1099, क्या आपको 1099 फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट है।
1099 फाइल फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका मिनिमम $600 का पेमेंट होना चाहिए। अगर $600 से ज़्यादा का आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे 1099 इशू करना होता है, अदरवाइज आपको 1099 इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ अब हमारे आता है यहाँ पे फार्म इनकम कैश बेसिस पे। ओके, तो अगर आपका कैश मेथड है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट लाइन होगा पार्ट 1 का ए, यहाँ पे लिखा है सेल और परचेज लाइव स्टॉक एंड अदर रीसेल आइटम्स। तो सबसे पहले हमारा जो लाइन ए में आएगा वो आ जाएगा हमारा सेल्स, टोटल टर्नओवर हमारा क्या है। ओके, अदर रीसेल आइटम, तो जो भी मान लेते हैं आप डायरेक्ट जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसको सेल कर रहे हैं या फिर आप रीसेल करते हैं, मतलब किसी थर्ड पार्टी से खरीद के वो वाला आप है तो एग्रीकल्चर का ही आप उसको रीसेल कर रहे हैं, देन उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो रीसेल एंड डायरेक्ट लाइव स्टॉक आप सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पर टोटल सेल आपको 1A में लिखना है। देन आता है 1B, कॉस्ट और अदर बेसिस ऑफ परचेज लाइव स्टॉक और अदर आइटम रिपोर्टेड ऑन लाइन ए, लाइन 1A। तो यहाँ पे जो हमारा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी आप फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर रीड करना है कि क्या लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे। फार्म इनकम, ओके, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे लाइन 1 भी होगा, कॉस्ट और अदर बेसिस ऑफ परचेस लाइव स्टॉक और अदर आइटम रिपोर्टेड ऑन लाइन ए, लाइन 1 है, यहाँ पे हमारा लाइन 1 भी आ जाएगा। देन क्या होता है, लाइन सी आएगा जो हमारा 1C, सब्सट्रैक्ट लाइन 1B फ्रॉम लाइन 1A। तो 1B जो हमारा 1A है इसमें से हम 1B माइनस करेंगे तो हमारा 1C का अमाउंट आ जाएगा टोटल। ओके, देन हमारा जो लाइन नंबर 2 है वहाँ पे आता है सेल्स ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट यू रेस्ड, जो भी आप लोगों ने खेती करके या आपके मेन बिजनेस से हुआ है वो हमारा जाना है लाइन नंबर 2 पर। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले में जो आएगा सेल्स ऑफ परचेस लाइव स्टॉक एंड अदर रीसेल आइटम। ओके, जो आपने खरीदा है वो चीज़ बेच रहे हो तो आपका लाइन 1 में आएगा, और जो आपने सेल ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ग्रेन एंड अदर प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स यू रेस्ड, जो आपने अपने प्रोड्यूस किया है वो वाला हमारा जाएगा लाइन नंबर 2 में। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा स्टॉक हमें किस लाइन में लिखना है। तो जो आप रीसेल कर रहे हो, कहीं से खरीद के आपने बेचा है, वो आएगा हमारा लाइन 1 के सारे पार्ट में कैलकुलेशन होगा, और जो आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं वो हमारा आएगा लाइन नंबर 2 में। देन आता है लाइन नंबर 3, तो यहाँ पे 3A है, वो है कॉर्पोरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 1099 PATR। अगर ये रहता है तो 3rd A में एंड 3rd B में, ये भी आपको फॉर्म दिया जाता है तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बेस पे आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। ओके, देन आता है एग्रीकल्चर प्रोग्राम पेमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट्स के पेमेंट्स चलते हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई पेमेंट्स है तो वो यहाँ पे आएंगे लाइन नंबर 4 में। देन आएगा लाइन नंबर 5A एंड B। 5A में आता है कम्युनिटी क्रेडिट कॉर्पोरेशंस लोन रिपोर्टेड अंडर इलेक्शन। ओके, अगर आपने कोई लोन लिया है कम्युनिटी क्रेडिट कॉर्पोरेशंस लोन रिपोर्टेड अंडर इलेक्शन, तो आपको यहाँ पे 5A में लिखना है। देन यहाँ पे 5B आता है, जो वो है CCC लोन फॉरफिटेड, अगर आपका कोई लोन है वो माफ़ किया गया है, फॉरफिटेड हुआ है, देन हमारा 5B में आएगा, और 5C में टैक्सेबल अमाउंट आएगा। 5B में आता है नॉन टैक्सेबल, देन 5C में आएगा टैक्सेबल अमाउंट। ओके, देन आता है लाइन 6, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्रोसीड एंड फेडरल कॉर्पोरेट डिजास्टर पेमेंट, अगर कोई भी पेमेंट्स मिला है जो कि फेडरल कॉर्प डिजास्टर पेमेंट है तो वो हमारा लाइन नंबर 6 में आएगा। अमाउंट रिसीव्ड इन 2021 6A में आएगा, और जो टैक्सेबल रहेगा वो 6B में आएगा। ये आपको इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि 6A में क्या आएगा 6B में क्या आएगा, वो आपको एक फॉर्म में इशू करते हैं, वहाँ पे मेंशन होता है कि 6A में जाएगा या 6B में जाएगा, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। ओके, देन हमारा आता है लाइन नंबर 6C, इफ़ इलेक्शन टू डिफ़र टू 2022 इज़ अटैच, चेक हियर, अगर कुछ डिफ़र होता है 2022 में तो वो हमें यहाँ टिक करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है, अगर डिफरेंस होता है तो, अदरवाइज नो नीड। देन आता है लाइन नंबर 7 में कस्टम हायर इनकम। ओके, अगर आपने कोई मशीन वर्क मतलब हायर किया है, मशीन हायर किया और मशीन वर्क रहता है, तो वहाँ पे जो पेमेंट इनकम है वो आप यहाँ पे लाइन नंबर 7 में लिखेंगे, कस्टम हायर मशीन वर्क इनकम।
तो जो भी आपके वहाँ से इनकम है लाइन नंबर 7 में आएगी। देन आएगा लाइन नंबर 8, अदर इनकम इंक्लूडिंग फेडरल एंड स्टेट गैसोलाइन और फ्यूल टैक्स क्रेडिट और रिफंड्स से इंस्ट्रक्शन 9। तो आपको जो यहाँ पे क्रेडिट मिलती है, फ्यूल टैक्स क्रेडिट है, गैसोलाइन और फ्यूल टैक्स क्रेडिट है, तो वो आप यहाँ पे लाइन नंबर 8 में लिखेंगे। देन जो हमारे लाइन नंबर 9 में आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़िए तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। एड अमाउंट इफ द राइट कॉलम लाइन 1C, ओके 1C मीन्स दिस वन, देन 2 लाइन नंबर 2, ये सेल हो गया, ये हमारा टोटल क्या हो गया इनकम 1 और 2। देन लाइन 3B 4B 5A 5C 6B and 6D 7 and 8। If you use this accrual method, enter the amount from part 3 line 50 से इंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि लाइन अगर आप कैश मेथड कर रहे हैं तो पार्ट 1 करना पड़ेगा, अगर कैश मेथड नहीं है तो पार्ट 3 करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट आएगा लाइन 50, अगर हमने पार्ट 1 नहीं फिल किया है तो जो लाइन 50 का अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे लाइन 9 में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे जितना भी टोटल होता है ये हमें लाइन नंबर 9 में करना है, तो हमारी ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, सॉरी ग्रॉस इनकम आ जाएगी हमारे यहाँ पे। इसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा क्या, डिडक्शंस। लाइक देखिए फर्म एक्सपेंसेस कैश एंड एक्रूअल मेथड, इसके लिए इन्होंने अलग नहीं बनाया, तो कैश है अगर एक्रूअल दोनों में है तो एक्सपेंसेस जो रहेंगे सेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई पार्ट नहीं है, पार्ट 2 में ही सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लेम एक्सपेंसेस है पॉइंट नंबर 10 कार एंड ट्रक एक्सपेंसेस, ये हम लोगों ने बहुत से टाइम जो भी हमने शेड्यूल्स पढ़े हैं उनमें कार एंड ट्रक एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंशन थे, तो वो जो भी एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पे हम डालेंगे, उसके लिए फॉर्म 4562 वे अटैच करना होता है। ओके, देन लाइन नंबर 11 है केमिकल्स, जो भी आप फार्मिंग में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। कंजर्वेशन एक्सपेंसेस, आपको जो वहाँ पे कंजर्वेशन करने के लिए जो एक्सपेंसेस लग रहा है वो आप लाइन नंबर 12 में। लाइन नंबर 13 कस्टम हायर एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइन नंबर 14 में डेप्रिसिएशन एंड सेक्शन 179 एक्सपेंसेस। ओके, 179 एक्सपेंसेस दिस इज ऑल्सो अ डेप्रिसिएशन मेथड। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डेप्रिसिएशन क्या है और 179 एक्सपेंसेस क्या है, तो वो भी डेप्रिसिएशन का ही होता है। ओके, तो यहाँ पे लाइन नंबर 14 हो गया। लाइन नंबर 15 में आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम अदर देन ऑन लाइन 23, जैसे कि यहाँ पे लाइन 23 क्या है, पेंशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय को आप प्लान देते हो तो वो वाले एक्सपेंसेस आपको लाइन नंबर 15 में लिखना है। लाइन नंबर 16 में फीड, आप जो भी जैसे आपने मछली पाली तो उनको जो फीड कर रहे हो वो वाला आएगा, लाइन नंबर 16। लाइन नंबर 17 में फर्टिलाइज़र एंड लाइम, तो जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लाइन नंबर 17 में। 18 में फ्राइट एंड ट्रक्स, ओके, जो भी आपका फ्राइट एंड ट्रैकिंग का कॉस्ट लग रहा है वो आप लाइन नंबर 18 में। लाइन नंबर 19 में गैसोलिन फ्यूल्स एंड ऑयल्स, जो भी आपका कहना चाहिए कि पेट्रोल हो गया, फ्यूल्स जो भी आपको एक्सपेंसेस लग रहे हैं आप फ्यूल्स यहाँ पे इंक्लूड करेंगे लाइन नंबर 19 में। लाइन नंबर 20 में आएगा आपका इंश्योरेंस अदर देन हेल्थ, हेल्थ से अलावा जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो आप लाइन नंबर 20 में लेंगे। ओके, लाइन नंबर 21 में है इंटरेस्ट, तो आपने जो भी लोन वगैरह लिया है मॉर्गेज इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइन नंबर 22 है लेबर हायर, आपने कोई लेबर हायर किया है वो आप यहाँ पे लाइन नंबर 22 में लिख सकते हैं एम्प्लॉय क्रेडिट को माइनस करने के बाद। ओके, लाइन नंबर 23 पेंशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। लाइन नंबर 24 में क्या आएगा, रेंट एंड लीज, अगर आपने कोई चीज़ रेंट पे ली है, इक्विपमेंट जैसे कोई व्हीकल है, आपने मशीन ली है, थ्रेसिंग मशीन है, उसको आपने रेंट पे लिया है, तो वो वाले एक्सपेंसेस आप यहाँ पे ले सकते हैं ए में। और अगर आपने लाइन नंबर बी अदर देन अदर लैंड एनिमल, अगर आपने कोई एनिमल्स रेंट पे लिए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बैल वगैरह रहते हैं तो जुताई के लिए यहाँ पे लगते हैं, जैसे हमारे अगर ओल्ड गांव में जाओ वहाँ पे, तो अगर आपने कोई एनिमल भी रेंट पे लिए हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 24B में। ओके, मशीनरी वगैरह आप 24A में, और लैंड और एनिमल अगर आप रेंट पे लेते हैं तो लाइन नंबर 24B में। देन उसके बाद आता है लाइन नंबर 25 रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ओके, लाइन नंबर 26 सीड्स एंड प्लांट, अगर आपने कोई बीज और प्लांट लिए हैं तो वो लाइन नंबर 26 में है। लाइन नंबर 27 में है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, अगर आप वो सर्विसेज लेते हैं स्टोरेज का वेयर हाउसिंग का तो वहाँ पे आएगा। लाइन नंबर 28 में है सप्लाईज,
जो भी आपकी सप्लाईज आएंगे। लाइन नंबर 29 में टैक्सेस, आप जो भी पेमेंट करेंगे स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, वो यहाँ पे आ जाएंगे लाइन नंबर 29 में। लाइन नंबर 30 में आएगा यूटिलिटी, मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से, तो ये यूटिलिटीज़ का होता है। वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये यूटिलिटीज़ में आएगा। लाइन नंबर 31 में आएगा वेटरनरी ब्रीडिंग एंड मशीन्स। ओके, तो जो भी ये ब्रीडिंग एंड मशीन्स का रहेगा वो आएगा 31 में। और 32 में जो भी एक्सपेंसेस में से नहीं है और कहना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए रिलेटेड रहे हैं, वो हम लाइन नंबर 32 में लेंगे, जो कि 31 तक इंक्लूड नहीं है वो वाले। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा टोटल एक्सपेंस आएगा वो आएगा लाइन नंबर 33 में। 33 में लाइन नंबर 10 से लेके 32F तक के जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, टोटल लाइन ऑफ 10 to 32F। ओके, इफ लाइन 32F इज नेगेटिव सी इंस्ट्रक्शन। ओके, अगर F नेगेटिव रहता है तो सी इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन नंबर 34 नेट फार्मिंग प्रॉफिट क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट लाइन 33 फ्रॉम लाइन 9। तो 33 में से सॉरी लाइन नंबर 9 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी यहाँ पे टोटल लाइन नंबर 34 में नेट फार्मिंग प्रॉफिट। ओके, इफ़ अ प्रॉफिट स्टॉप हियर एंड सी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉर वेयर टू रिपोर्ट। इफ़ अ लॉस कंप्लीट लाइन 36। अगर लॉस होता है तो हमें 36 पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज हमारे 34 का फाइनल अमाउंट होगा जो कि हमारे 1040 रिटर्न्स पे जाएगा। लाइन 35 क्या होता है, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। 36 क्या है, चेक द बॉक्सेस इफ डिस्क्राइब योर इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटी एंड द सी इंस्ट्रक्शन फॉर वेयर टू रिपोर्ट योर लॉसेस। ऑल इन्वेस्टमेंट इज एट रिस्क और सम इन्वेस्टमेंट इज नॉट एट रिस्क। तो यहाँ पे जो भी आपका सेक्शन टच करेगा वो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा कि इन्वेस्टमेंट आपका टोटली रिस्क पे था या फिर नहीं था, कुछ रिस्क पे था। देन ये सेकंड पार्ट है, ये सिमिलर चीज़ ही है, बस यहाँ पे क्या है एक्रूरल मेथड के बेस पे होता है। तो यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, लाइव स्टॉक सेल का, एग्रीकल्चर प्रोग्राम पेमेंट्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वही सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्म शेड्यूल एफ होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि शेड्यूल एफ में क्या इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे आप और कौन सी वीडियोस पसंद करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपके कोई क्वेरीज होती है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, देन आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। Q&A सेशंस का मैंने प्लान किया हुआ है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाएंगे इकट्ठे, देन मैं एक Q&A सेशन बनाऊंगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो वहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा और उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।